हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 8 स्टॉक्स हैं जिनको मैंने खरीदा है इस वोलाटाइल मार्केट में, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। यहां पर 2 स्टॉक्स की नई एंट्री हुई है मेरे पोर्टफोलियो में, और 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो में थे, जहां पर और थोड़ी सी बाइंग मैंने की हुई है। देखिए, स्टॉक का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इनके बारे में कैसे एनालिसिस कर रहा हूं, मैं स्क्रीनर में आपके साथ एनालिसिस भी करूंगा, मुझे लगता है वो बिल्कुल हेल्पफुल हो सकता है। ये सिर्फ 8 स्टॉक ही क्यों, कोई भी अगर आप बिजनेस को जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो वो आपको हेल्प कर सकता है। मार्केट को फिलहाल 2023 में मैं ऐसा सोचता हूं कि और ज्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, और आने वाले समय में मार्केट और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे सकती है दोस्तों। तो जो पहला जो स्टॉक है, या मैं कहूं बिजनेस है, जिसको मैंने बाई किया है, इनफैक्ट ये पोर्टफोलियो में है, और मैं तो पिछले 12-13 साल से मार्केट में हूं, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, मेरे माताजी पिताजी, उनके जो पोर्टफोलियो की मैं बात करूं, तब से रिलायंस हमारे पोर्टफोलियो में है। और ऐसा भी समय आया है, जितना मुझे याद आता है 2010 से लेकर 2016, जब तक जियो नहीं आया था, तो रिलायंस का जो स्टॉक था बिल्कुल रेंज बाउंड था, चल ही नहीं रहा था। फिर जियो के आने के बाद 2017 के बाद अचानक से अगले 2-3 साल में 4 गुना शेयर प्राइस हुआ था। अभी भी मैं देख रहा हूं पिछले लगभग 1.5-2 साल से शेयर प्राइस एक रेंज में ही देखने को मिला हुआ है, लेकिन अभी शेयर प्राइस गिरा हुआ है। और लेने का सिर्फ एक ही कारण है कि देखिए, मार्केट कैप में सबसे बड़ी कंपनी है, 15 लाख करोड़ का कंपनी है। प्रॉफिट्स की जब मैं बात करूं तो प्रॉफिट्स जितने भी बिजनेस है, 63,000 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं जितने भी बिजनेस है, चाहे वो जियो का बिजनेस हो, रिटेल का बिजनेस हो, या फिर ऑयल गैस का बिजनेस हो, रिफाइनिंग का बिजनेस हो, वहां पर रिलायंस का एक अपने में नाम है और रिस्पेक्ट है। लेकिन अभी फिलहाल मैं देखूं, अगर पिछले सिर्फ 1 महीने की मैं बात करूं, तो शेयर प्राइस है वो गिरा हुआ है। अभी देखिए, 1 महीने पहले ही लगभग 2378 के पास था। और बिल्कुल, मैं अगर कोई रीजन बताऊं कि मैंने क्यों यहां पर बाइंग की है, बस एक ही रीजन है कि ये बिजनेस तो अच्छा है, ये मुझे पता ही है, लेकिन ये बिजनेस कभी कभी कोई होता है ना कि कुछ बिजनेस आपको सस्ते में मिल जाता है। कभी कभी आप कहीं आसपास के रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपको पता चलता है कि आज तो 25% का डिस्काउंट है। खैर, 25% डिस्काउंट तो नहीं है रिलायंस में, लेकिन ऐसा अगर नीचे के भाव में अगर मिल रहा है एक अच्छा सा बिजनेस, तो फिर क्यों ना खरीदा जाए। बहुत ही मेरा यहाँ सिंपल है। देखिए, मार्केट जब नीचे जाती है तो लोग पैनिक होते हैं, लेकिन जब जो बिजनेस को हमने अच्छे से स्टडी किया होता है, लॉन्ग टर्म हमने रखा होता है किसी बिजनेस को, जिसके बारे में फंडामेंटल्स पर अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो वो अगर सस्ते में मिल रहा है तो क्यों ना लिया जाए। इनफैक्ट और ये नीचे में आता है तो फिर एक और इंटरेस्टिंग यहां पर बन सकता है। तो पहला नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, पोर्टफोलियो में ऑलरेडी था और यहां पर हमने यहां पर एडिशन किया हुआ है। दूसरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जब अदानी ग्रुप का जब पिछला महीना तो फरवरी पूरा वो अदानी ग्रुप को लेकर ही यहां पर हुआ था, और अभी भी अगर आप देखेंगे बैंक्स को फिर से पनिश किया जा रहा है। इनफैक्ट आप उनके शेयर प्राइस देखेंगे, जब आप बैंक्स की बात करते हैं, तो इस बार सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो गिरी हुई है, और बैंक्स को लेकर पूरे खराब सेंटिमेंट्स हैं। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऑनेस्टली देखिए, ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है। बैलेंस शीट में देखूंगा 30 लाख करोड़ से ऊपर की बैलेंस शीट है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत स्ट्रांग नाम है। और देखिए, कभी भी ये बैंक थोड़े सस्ते में अगर मिलती है, और अगर ये जो शेयर प्राइस गिरा भी है, ऐसा नहीं है कि उनके फंडामेंटल बिजनेस को लेकर प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये जितने भी अभी शेयर्स जो गिर रहे हैं, यहां पर इशू एक्चुअली में फंडामेंटल कुछ नहीं है, इशू एक्चुअली में है मार्केट में सेंटीमेंट खराब है। और यही चीज होती है जो इन्वेस्टर के हाथ में नहीं होती है, और यही चीज होती है जो इन्वेस्टर्स को अच्छे मौके दे सकती है। जैसे 2020 में जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरी हुई थी, तब मार्केट ने एक मौका वहां पर दिया हुआ था। अगर मैं लेटेस्ट रिजल्ट से मैं बताऊं, 3 महीनों का मैं प्रॉफिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको मैं बताऊं, तो देखिए 14,205 करोड़ का है अक्टूबर से दिसंबर। फिर जुलाई से सितंबर, देखिए जुलाई से सितंबर Q2 था, उस समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रॉफिट 13,265 करोड़ था। मतलब 2 क्वार्टर में ही 27,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट्स उनके बहुत अच्छे हैं। वहां पर लोन ग्रोथ भी अच्छा कर रही है। क्या बिजनेस को लेकर तकलीफ है? मुझे अभी ऐसा तो कहीं पर भी दूर दूर तक, जब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखता हूं, तो ऐसा कुछ भी नजर में बिजनेस को लेकर तो नेगेटिव कुछ भी नजर में आ नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि शेयर प्राइस में एक अच्छा खासा करेक्शन आया है, ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है। इसको मैंने कोविड से पहले इनफैक्ट मैंने बाई किया हुआ था, जिस टाइम में एसबीआई एक्चुअली में जो लॉसेस थे उस दौरान से वो गुजर रही थी। 2018-19 की मैं बात कर रहा हूं। उस समय आप देखेंगे एसबीआई, ये जो नेट प्रॉफिट वाली जो जगह है, यहां पर आपको नेट लॉसेस उस समय दिख रहे होंगे।
उस समय से मैंने स्टेट बैंक को अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, तो अभी तो प्रॉफिट कर रही है और अभी कोई ऐसा चिंता भी नहीं दिख रहा है, तो मैंने इसको और अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। ये है नया स्टॉक संवर्धना मदरसन या मदरसन सुमी, जो पहले नाम हुआ करता था। यहाँ पर एक्चुअली में कुछ ब्लॉक डील हुई है जिसके कारण से जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा प्रेशर में दिखने को मिल रहा है। खैर वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट मैं हमेशा से शेयर से ज़्यादा फोकस करता हूँ कि बिजनेस ठीक ठाक कर रहा है या नहीं, और यहाँ पर बिजनेस भी ठीक नहीं कर रहा है। ऑनेस्टली अगर आप पिछले 3 साल अगर संवर्धना मदरसन को देखें तो खासकर कोविड के बाद से सब कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या क्या गड़बड़ हुआ है देखिए, सबसे पहले तो कोविड आ गया जिसके कारण से बिजनेस इंपैक्ट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था, रॉ मटेरियल के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ना शुरू हो गए थे। रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े क्योंकि देखिए ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है, अगर कॉपर के प्राइस या गैस के प्राइस या फिर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस या जो इन्फ्लेशन है वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इनके भी जो मार्जिन्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। और आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यूरोप में कमोडिटी प्राइसेस जब बहुत ज़्यादा बढ़े, एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े, तो इनके जो बिजनेस है उस पर इंपैक्ट हुआ था। अभी भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी और इन्फ्लेशन है, लेकिन पहले के मुकाबले अब चीज़ें सुधर रही है, जो कि एक रिकवरी की तरफ दर्शा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं Q1 में, मतलब जो अप्रैल से जून 2022 पिछले साल, सिर्फ 6.5% का मार्जिन था, लेकिन अभी दिसंबर आते आते ये मार्जिन 8.3% हुआ है। अगर आप ऑपरेटिंग यहां पर देखेंगे किस हिसाब से रेवेन्यू है, तो थर्ड टाइम उन्होंने हाईएस्ट रेवेन्यू किए हुए हैं। तो बिजनेस एक टफ दौर से गुजर रहा है, नो डाउट, लेकिन जब थोड़े मुश्किल टाइम से बिजनेस गुजरता है और वहां से कंपनी स्ट्रांग होकर उभर के आती है तो एक टर्न अराउंड जैसा भी हो सकता है। देखिए अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि टर्न अराउंड हो गया है, ये एक प्रोसेस चल रहा है। तो एज एन इन्वेस्टर कभी कहीं ना कहीं तो इंटर करना ही है। मैंने इस लेवल पर इंटर किया, हो सकता है और ज्यादा पेन हो सकता है जो बेस्ट, जो खराब जो समय था वो चला गया हो या फिर आने वाला हो, लेकिन एज एन इन्वेस्टर मुझे लगता है। और देखिए मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पर चूंकि नई एंट्री ली है, और संवर्धना मदरसन आप मार्केट कैप भी अगर आप देखेंगे बिल्कुल लार्ज कैप मिड कैप के बीच में 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 0.5% करके ही यहाँ पर एंट्री ली है। लेकिन यस, अगर आप बिल्कुल लो रिस्क कंपनी देखते हैं तो फिर संवर्धना मदरसन शायद नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए उनका डेट हमेशा से थोड़ा ज्यादा रहेगा। बिजनेस में अभी थोड़ा तकलीफ था, तो इसीलिए जो रिटर्न ऑन इक्विटी है या फिर जो रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड के जो पैरामीटर्स हैं, और इन सब के बारे में मैं क्लासेस लेता रहता हूं और मैं लाइव क्लासेस में सब समझाता भी रहता हूं। इन पैरामीटर्स में भी बिजनेस बहुत अच्छा आपको अभी नहीं दिखेगा, खासकर अगर आप 2016-17 में देखेंगे तब ये सब पैरामीटर्स में अच्छा कर रही थी कंपनी, लेकिन अभी शायद उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक एज एन इन्वेस्टर होता है ना कि शायद अगला क्वार्टर अच्छा हो या अगला जो साल है, फाइनेंशियल ईयर है, वहां पर बिजनेस अच्छा करे। तो एक टोटल मैं ऐसा मानता हूं ये एक तरीके से टर्न अराउंड पर एक है कि संवर्धना मदरसन अच्छा करेगी आने वाले समय पर। शेयर प्राइस का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बिजनेस में और अच्छा होना चाहिए, और पिछले 2 क्वार्टर से ऐसा लग रहा है कि बिजनेस थोड़ा थोड़ा पटरी पर आ रहा है। ठीक है, चौथा नाम है कॉमर्शियल व्हीकल प्लेयर अशोक लेलैंड का। अगेन अशोक लेलैंड भी एक ऐसा जो बिजनेस है मेरे पोर्टफोलियो में, जो अभी नहीं, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, लगभग 4 साल या उससे ज्यादा से मैं होल्ड कर रहा हूं। कॉमर्शियल व्हीकल ये पूरा साइक्लिकल बिजनेस होता है। ठीक है, यहां पर जैसे जो आईटी कंपनियां होती है, इस बार एक्चुअली में ये जितने भी नाम है उसमें आईटी का नाम बिल्कुल नहीं है, बट यस आने वाले टाइम में मैं आईटी को भी बिल्कुल लेना चाहूंगा। ये साइक्लिकल बिजनेस क्या होता है कि 2-3 साल बिल्कुल नहीं चलेंगे, फिर 2-3 साल बहुत अच्छा चलेंगे। अभी देखिए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है, वो एक लॉन्ग टर्म की थीम है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का केपेक्स, क्योंकि देखिए अगला साल पूरा इलेक्शन का साल है, गवर्नमेंट का केपेक्स पर पुश रहेगा कि रोड बनाए जाए, ब्रिज बनाए जाए। तो जब केपेक्स का जब पुश रहेगा तो हो सकता है जो फायदा है, जो अशोक लेलैंड जैसी जो कंपनियां हैं जो कॉमर्शियल व्हीकल्स पर काम करती है, उनको यहां पर मिल सकता है। और जैसे जैसे हम देख भी रहे हैं कि रिजल्ट्स भी जब हम देखेंगे अशोक लेलैंड के थोड़े बेहतर आना शुरू हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये अगला नाम अशोक लेलैंड का। अगला 2 नाम है और दोनों को मैंने कंबाइन किया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम। देखिए अगर इन दोनों को मुझे आपको एक स्नैपशॉट में समझाना हो, ये देखिए ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लेटेस्ट का क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। ये 9 महीनों का प्रॉफिट एंड लॉस है। ओके, और यहां पर 9 महीनों में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कितना प्रॉफिट लॉस किया है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए ये है 7 नंबर नेट प्रॉफिट लॉस, यहां पर है लॉस। देखिए 12,000 करोड़ का उन्होंने लॉस किया हुआ है। कब? 9 महीनों में उन्होंने लॉस किया हुआ है। और बीपीसीएल में आप देखेंगे ये है नंबर 4,600 करोड़ का उन्होंने लॉस किया हुआ। अब आप कहेंगे कि
दीपक आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर बिल्कुल लॉस मेकिंग कंपनियों को आप ले रहे हो। बट मेरा एक ही सोचने का है कि अगर मुझे अपना कार को या टू व्हीलर को कभी भी पेट्रोल या डीजल भरवाना है तो या तो मैं एचपीसीएल, बीपीसीएल या इंडियन ऑयल, यही तीन ही यहाँ पर ऑप्शन है। और ये लॉसेस क्यों हुए हैं, जब मैं बिजनेस को समझता हूं तो मुझे थोड़ा बहुत पता चलता है। और ये पुराने वीडियोस में मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ है कि जब लड़ाई हुई थी उसके कारण से तेल के प्राइसेस बढ़ गए थे। लेकिन अब मार्च 2023 में अभी के टाइम है, जो ऑयल का प्राइस है वो कम हो रहा है, ये $80 से नीचे कम हुआ है। तो देखिए भारत में एक लेवल से ऊपर पेट्रोल का दाम बढ़ नहीं सकता है, ठीक है। और जैसे गुजरात में, जैसे जहां मैं रहता हूं, वहां 96-97 रुपीज का पेट्रोल का भाव है। ओके, आपके स्टेट में भी इसके आसपास ही रहेगा, 150 रुपया तो आप शायद नहीं देते होंगे, राइट। लेकिन तेल के प्राइस जब बहुत बढ़े थे तो किसी को तो लॉस करना था, इन दोनों ने लॉस किया। इन दोनों ने क्यों, तीनों ने, जो इंडियन ऑयल है उन्होंने भी लॉस किया, इन लोगों ने लॉस किया। अब लॉस किया तो इतना जबरदस्त लॉस किया कि आप देख ही सकते हैं, 4,000 करोड़ 12,000 करोड़ का इतना बड़ा लॉस किया हुआ है। लेकिन अब उम्मीद है कि ये प्रॉफिट्स कर सकते हैं, और देखिए प्रॉफिट्स करेंगे और इनकी जैसी हिस्ट्री रही है ये लोग डिविडेंड भी दे सकते हैं। अब ये क्या है, एक तरीके से मैं मानूंगा कि बिल्कुल कॉन्ट्रा बेट है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में था, लेकिन जब पिछली बार वो वॉर वाली जब सिचुएशन आई थी तो उस समय में मैंने अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया था। भारत पेट्रोलियम तो अभी भी है, तो मैं कहूंगा कि फिर से नई एंट्री या री एंट्री हुई है हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पोर्टफोलियो में। खैर बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, बीपीसीएल का ज्यादा वेटेज है, तो और बीपीसीएल में और ज्यादा बाइंग यहां पर की हुई है। मैं होप कर रहा हूं ये कॉन्ट्रा बेट है, बट अगेन जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है उनके लिए शायद थोड़ा सा अभी भी वेट करना चाहिए कि Q4 में प्रॉफिट आ रहा है या नहीं। मैं हो सकता है समय से पहले यहाँ पर मैंने यहाँ पर बाइंग की हुई है कि एचपीसीएल बीपीसीएल प्रॉफिट करना शुरू हो, क्योंकि देखिए मैं ऐसा मानता हूँ मार्केट हमेशा 6 महीना 9 महीना आगे का देखती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है। जब न्यूज आती है, आप देखते हैं ना बहुत बार न्यूज जब आती है उससे उस दिन एक्चुअली में स्टॉक में सब कुछ एक्शन हो गया होता है, क्योंकि मार्केट जब चीजें हो रही होती है या होने वाली होती है उससे पहले ही मार्केट वो उस हिसाब से अपना जो एनालिसिस है वो कर देती है, ठीक है। और ये डेटा है जो दिखा रहे हैं कि एटलीस्ट उन्होंने अपने ब्लेंडेड जो है मार्केटिंग मार्जिन में प्रॉफिट करना भी शुरू किया है। तो आई होप ये कॉन्ट्रा जो है 2023 में एक सरप्राइज कर सके। और देखिए कभी भी हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारी एक थॉट प्रोसेस होती है, लेकिन कल का किसी को नहीं पता है, कल फिर कुछ वॉर हो जाए, पुतिन साहब को कुछ मूड आ जाए, या फिर कहीं पर बाइडन साहब को कुछ मूड आ जाए, लड़ाई वड़ाई हो जाए, फिर तेल के भाव बढ़ जाए, तो वो सब रिस्क तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट एक हमने यहाँ पर सोचा है कि अगर चीजें अच्छी होगी तो तेल के प्राइस कम होंगे और इनको फायदा मिलेगा। अगला नाम है गेल इंडिया। बहुत ही रिसेंट में, ये ऑलरेडी ये भी पोर्टफोलियो में है ही, रिसेंट में डिविडेंड इसका आने ही वाला है। और इनका भी नेचुरल गैस के जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े तो गेल इंडिया को भी नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर हुआ है जब हम गेल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी, बहुत लाइक्स भी आते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को। यहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट बिल्कुल आते रहते हैं, ठीक है। अब गेल का 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप की कंपनी है, पी रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है 8.56, लेकिन गैस की कंपनियों को उतना नहीं पी रेशियो मिलता है। जब और गेल में अभी जो एक नए जो टैरिफ हैं पीएनजीआरबी के, उसके क्या नए टैरिफ आएंगे, उससे कुछ ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि ईपीएस जो है अगले साल जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। बाकी आरओसी आरओई मजबूत है, डेट बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी ही है गेल इंडिया, तो ये कुछ चीजें गेल के पॉजिटिव में जाती है, उसके बिजनेस पर जाती है, और बिल्कुल स्ट्रेटेजिक बिजनेस भी गवर्नमेंट के लिए है। यहाँ पर भी होप है कि गेल इंडिया और अच्छा अपना बिजनेस करे। अब देखिए जितने भी नाम मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, कॉन्ट्रा बोल सकते हैं, कुछ स्टेबल नाम बोल सकते हैं, लेकिन जो नाम यहाँ पर जो मुझे लगता है अभी तक जो भी डिस्कस किए, जो सबसे ज्यादा रिस्की है अभी तक, वो है आखिरी नाम बंधन बैंक, ठीक है, जिसके बारे में पिछले 6 महीने से मैं सोच रहा हूं कि शायद ये टर्न अराउंड करेगा। लेकिन बिजनेस में थोड़ा टर्न अराउंड हो रहा है, लेकिन वो टर्न अराउंड में भी जैसे संवर्धना मदरसन में थोड़ा टर्न अराउंड पता चल रहा था, लेकिन अभी भी जो कासा रेशियो है बहुत स्ट्रांग नहीं है, जो जिस हिसाब से ग्रोथ जो है वो नहीं हो पा रहा है, और सबसे बड़ी चीज है उनके जो एनपीएज हैं वहां पर कंटेन हो पाना, वो अभी भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा रिस्की यहां पर है, इसीलिए मेरे पोर्टफोलियो में भी बहुत नहीं है, 1% से नीचे है, लेकिन जो वैल्यूएशन वाला पार्ट है उसके हिसाब से बहुत ही सस्ते में ये बंधन बैंक का स्टॉक मिल रहा है। और मैं होप कर रहा हूं कि Q4 के जब भी रिजल्ट आएंगे अप्रैल मई के महीने में, तब ये बैंक जो है थोड़ा अच्छा यहां पर जो है परफॉर्मेंस कर सके।
अभी भी हम देख पा रहे हैं एनपीए पूल पर बहुत ज़्यादा नए नए एनपीएस जा रहे हैं। ऐसा मैनेजमेंट का भी कहना है कि अब ज़्यादा एनपीएस और नहीं बढ़ेंगे, देखते हैं बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। बट ये एक इंटरेस्टिंग एक बेट हो सकता है जब इतना शेयर प्राइस भी गिरा हुआ है, वैल्यूएशन भी सस्ता हुआ है, और यही एक्सपेक्टेशन है कि और ज़्यादा खराब नहीं हो। बट देखिए, मार्केट में अगर मैं बाई कर रहा हूँ तो कोई सेल भी कर रहा है, तो कोई ये भी सोच रहा है कि शायद ये इतना अच्छा बिजनेस नहीं है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। इस बार जो मैंने नाम डिस्कस किए मोस्टली हाई रिस्क नाम है। ऊपर का सिर्फ अगर रिलायंस को अगर आप छोड़ दे तो ठीक है, उसके अलावा जैसे गेल है या फिर ये ऑयल एंड गैस है, थोड़ा सा साइक्लिकल सेक्टर होता है। अशोक लेलैंड साइक्लिकल है, मदरसन पूरा साइक्लिकल और कॉन्ट्रा जैसा है। तो यहाँ पर अभी मैंने एफएमसीजी सेक्टर और आईटी सेक्टर वहां पर बाइंग नहीं की है। बट यस, पोर्टफोलियो में सब टाइप के सेक्टर होना जरूरी है, क्योंकि एक चले एक ना चले पता नहीं चलता। इसीलिए आने वाले टाइम में जरूर थोड़ा सा अगर करेक्शन जैसा रहता है तो आईटी सेक्टर बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग यहाँ पर लग रहा है, तो वहाँ पर बिल्कुल मेरी बाइंग यहाँ पर रह सकती है। अभी फिलहाल ये मोस्टली साइक्लिकल्स पर ही मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ साइक्लिकल स्टॉक अच्छा कर सकते हैं। रिलायंस यहाँ पर एक स्टेबल नाम यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। फिर बैंकिंग सेक्टर से एसबीआई लिया है, बट मुझे लगता है कि दूसरी भी बैंक्स थोड़े सस्ते में मिल रही है, तो देखता हूँ आगे वाले समय में जो दूसरी जो बैंक्स हैं वो भी अपने पोर्टफोलियो में मैं ऐड करूंगा। मैं आपको इन्फॉर्म और डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपके क्या व्यूज़ हैं जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।